नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो आज अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ गए और राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। ये अमेरिका की जनता ने इसका वोट दे दिया और नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक अब एक ही बात कह रहे हैं भारतवंशी, अब की बार ट्रंप सरकार। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप जिनको खत्म करने के लिए कई बार कोशिशें हुई, जिनको बैंकरप्ट करने के लिए कई बार कोशिशें हुई, जिनको जेल में डालने के लिए कोशिशें हुई, जिनको खत्म करने के लिए 2 बार उन पर जानलेवा हमले हुए, जिनको मीडिया की तरफ से पूरा ब्लैकआउट करने की कोशिश की गई, जिनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला किया गया। हर तरह से डोनाल्ड ट्रंप को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आज विजेता के रूप में उभर कर सामने आए और वो एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कमला हैरिस की जो हार हुई है वो भारतीयों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि कमला हैरिस जो हैं वो भारतीय मूल की थी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कमला हैरिस भारतीय मूल की तो हैं, लेकिन वो भारत को लेकर या फिर भारत के लोगों को लेकर या भारत में हिंदुओं को लेकर के उनका क्या नजरिया था, उसको लेकर लोग तमाम तरह के सवाल उठाते हैं। इसलिए न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी जो तमाम भारतवंशी हैं आज वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न मना रहे हैं। और दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी जो तमाम वामपंथी हैं आज उनमें उन सब के बीच मातम का माहौल है। क्या कारण है? क्या यही कारण है कि क्योंकि अब की बार ट्रंप सरकार तो है, लेकिन अब की बार डीप स्टेट पर वार। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव में साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो घुसपैठियों को, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको निकालेंगे, सीमाओं की हिफाजत करेंगे। और वो साफ कह चुके हैं कि वो दरअसल जो डीप स्टेट को इस बार खत्म कर देंगे। हालांकि अमेरिका के डीप स्टेट को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है और अमेरिका का डीप स्टेट ना सिर्फ अमेरिका में इस बात की कोशिश कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को हराए, बल्कि इससे पहले जब भारत में चुनाव हो रहे थे, 2024 के चुनाव थे, भारत में लोकसभा के चुनाव थे, तो ये जो डीप स्टेट है इसने बहुत कोशिशें की थी कि भारत में नरेंद्र मोदी को हराया जाए। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि डीप स्टेट को पहले जब भारत में चुनाव के नतीजे आए तो उसको एक बड़ी चोट लगी और आज अमेरिका के चुनाव नतीजे आए तो उसको डीप स्टेट को एक और बड़ी चोट लगी है। दो टूक में इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन साथ साथ चर्चा ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में आना भारत के लिए क्या मायने रखता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि हालांकि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो पिछले कई सालों से बड़े घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं, अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह, इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी मित्र हैं। और अब की बार ट्रंप सरकार, ये नारा नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। हालांकि 4 साल पहले नारा दिया था, लेकिन ये नारा जो है फलीभूत जो है आज हुआ है। इन सब पे चर्चा करेंगे, भारत के लिए क्या मायने इन चुनावों के, और ये जो डीप स्टेट है जो बांग्लादेश से लेकर कनाडा से लेकर भारत, नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक हर जगह जो एक्टिव है, ये डीप स्टेट को क्या डोनाल्ड ट्रंप खत्म कर पाएंगे, इन सब पे चर्चा होगी। उससे पहले देख लेते हैं कि किस तरह की दोस्ती है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के अब होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में, क्योंकि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे और ये दोस्ती है अब जिस पर सबकी निगाहें लगी हैं। देखिए जरा, और उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. He's the nicest. India. He's a good person. There's some are good people and some aren't good people. But they're Yeah. all at the top of their game. And we have her, Yeah. who is now more important than him, I guess, although he's still president of this country. Namaste. Namaste.
America loves India. America respects India. And America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. India, which is a very big abuser, he happens to be coming to meet me next week. And Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing. They're 100%. These people are the sharpest people. They're not a little bit backward. They are at the top. You know the expression, they're at the top of their game. Prime Minister Modi and I affirmed our two countries' commitment to protecting our citizens from radical Islamic terrorism. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. मैं भारत का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और मैं हिंदुओं का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। ये उनका बयान जो है पुराना बयान है, लेकिन इस चुनाव में भी जब उन्होंने एक आखिरी पॉडकास्ट किया था, उस पॉडकास्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी। और इसीलिए बहुत सारे लोगों का मानना है, और ज़्यादातर लोगों का मानना है, अमेरिका और भारत तक सभी लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का आना भारत के लिए जो है हितकारी है। लेकिन बड़ा सवाल जो जिस पर आज दो टूक में चर्चा करेंगे, ये हितकारी तो है, लेकिन क्या ये रिश्ते जो हैं किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप वो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मेक इन इंडिया, तो सवाल यह है कि यहाँ इन दोनों रिश्तों में क्या कुछ क्लैश भी हो सकते हैं, खास करके व्यापारिक मुद्दों पर। यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या डीप स्टेट जो है अब वो डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रहेगा? इन सब का क्या होगा, इस सब पे चर्चा होगी। मेरे साथ आज जो है 6 मेहमान जुड़ रहे हैं आज की डिबेट में, आज की चर्चा में। आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में चारू प्रज्ञा जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा। मेरे साथ स्टूडियो में दीपक वोरा जुड़े हुए हैं, भारत के फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं दीपक वोरा जी। मेरे साथ स्टूडियो में वैभव सिंह जुड़े हुए हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वैभव सिंह। और मेरे साथ अमेरिका से 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ महंत श्री माँ राज्य लक्ष्मी जी जुड़ रही हैं, अमेरिका से आध्यात्मिक गुरु हैं और ट्रंप के सपोर्टर्स हैं। और मेरे साथ शरद अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, इंडियन बिजनेस एसोसिएशन IBA के सचिव हैं। और मेरे साथ एक और मेहमान सोनल शर्मा जुड़ रही हैं। सोनल शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ साथ वो एक्टिविस्ट भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत दो टूक में जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल चारू प्रज्ञा जी आपसे है। चारू प्रज्ञा जी, भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं और जो हैं जो भी अगर आता, आमतौर पर ये विश्लेषकों का मानना है कि चाहे कमला हैरिस आती वो भारतीय मूल की हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, सभी भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप के आते ही बीजेपी के कई प्रवक्ता जो हैं उन्होंने बड़े लंबे चौड़े ट्वीट बार बार किए और कहा राष्ट्रवादियों की जीत है। तो क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने पर बीजेपी में बड़ा खुशी का माहौल है? नमस्ते अशोक जी, मेरी शुभकामनाएं अमेरिका के सभी नागरिकों को। उन्होंने अपना नया प्रेसिडेंट आज चुना है और कंग्रेचुलेशंस टू द रिपब्लिकन्स एंड सपोर्टर्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। देखिए, ऐसा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारत के रिश्ते जो डिप्लोमेटिक रिश्ते होते हैं वो एक देश के दूसरे देश से होते हैं और सरकारें आती जाती हैं, लेकिन दो देशों के बीच के रिश्ते उतने ही सॉलिड रहते हैं और उतने ही परमानेंट रहते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन दूसरे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से हमारे कॉज के लिए ज़्यादा सिंपैथेटिक रहता है। हमने ये देखा कि हमारे देश में इस समय एक राष्ट्रवादी सरकार है, हम इंडिया फर्स्ट
फर्स्ट की बात करते हैं, और जो ट्रंप की सरकार है, जो ट्रंप का स्लोगन है वो भी कुछ इसी किस्म का है। वो भी कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो अपने देश को पहले रखते हैं और यही राष्ट्रवादी लोगों की पहचान है। बहुत लंबे समय से हम किस्से सुनते आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की घनिष्ठ मित्रता के। उनकी बहुत सारी मीटिंग्स हुई जब डोनाल्ड ट्रंप भी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद ऑफ कोर्स वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ कंटिन्यू हुए। लेकिन जिस तरीके से, जितने खुलेपन के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने आवाज़ उठाई, चाहे वो हिंदुओं के लिए हो, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे थे, या फिर वो दिवाली की विशेज़ एक बहुत ही ओपन बड़े दिल के साथ करना हो, या रैडिकल इस्लामिज्म के अगेंस्ट उन्होंने जो आवाज़ उठाई हो, मुझे लगता है ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हम लोग यूनाइट होते हैं। हम रैडिकलिज्म, टेररिज्म के बहुत स्ट्रिक्टली खिलाफ हैं। हम जंग अवॉइड करना चाहते हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कहीं पर भी कोई अत्याचार हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है आवाज़ उठाना। तो ये माना जाता है कि ट्रंप की सरकार आने से जो पॉलिसीज होंगी वो प्रो इंडिया होगी, इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रॉन्गर होंगे। एक जो डीप स्टेट के बारे में हम बार बार सुनते हैं, जिसने यूक्रेन को डिस्टेबलाइज किया या बांग्लादेश को किया, मैं उस पर आता हूं क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट मेरी इस डिबेट का हिस्सा रहेगा। लेकिन क्योंकि आपने इकोनॉमिक इशू उठाए, आपने इंडिया फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट की बात की, तो मैं उस पर पहले दीपक जी का एक व्यू ले लूं, उसके बाद मैं इस सब मुद्दों पर आऊंगा। क्योंकि आज का मेरा मुख्य मुद्दा तो ये है कि डीप स्टेट, क्योंकि डीप स्टेट को लेकर दुनिया भर में इस वक्त चर्चा हो रही है। पर दीपक जी, जो बात हो रही है कि भाई दोनों राष्ट्रवादी नेता हैं, दोनों अपने देश के लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन दोनों की जो विचारधारा है अपने अपने देश के लिए, दोनों की विचारधारा में जो है जो एक बड़ी दृढ़ता दिखती है और अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ यहां पर एक क्लैश भी हो जाता है, लोग कहते हैं, क्योंकि भाई अगर वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट और भारत कहता है मेक इन इंडिया, तो यहां पर लोग कहते हैं व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो उसमें एक टकराव हो सकता है। वो अपने अमेरिका के हित को देखेंगे, भारत अपने हित को देखेगा। और इसके पहले भी ट्रंप ने जो है जिस तरह से उन्होंने वीजा को लेकर, H1B वीजा को लेकर जो उनकी भूमिका थी, उसके भी लोग आज चर्चे कर रहे हैं। कुल मिलाकर उनका आना भारत के हिसाब से कैसे आप देखेंगे? आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया है सर वापस आने का। ये तो मेरी माँ का घर है, दूरदर्शन, कई सालों से मैं यहाँ आता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जब आपसे बात करता हूँ आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, बाकी विशेषज्ञ जो यहाँ पर मौजूद हैं। आपने अभी जिक्र किया है कि वो अमेरिका फर्स्ट में बिलीव करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं प्रॉबेबली द बेस्ट भारत में जब जो हुए हैं वो इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनमें से कौन सा है देश जो कहेगा माई कंट्री सेकंड, दैट कंट्री फर्स्ट? सब यही कहते हैं माई कंट्री फर्स्ट। मुझे 51 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में एंड काउंटिंग, अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, 73 साल की मेरी उम्र है। जहाँ भी मैं जाता हूँ वो सब लोग अपने देश का हित देखते हैं। अब इनमें कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग सिनर्जी ढूंढते हैं जिस तरह मिल के हम आगे बढ़ सकते हैं। अमेरिका की साइकी क्या, सर गिव मी 1 मिनट बिफोर यू कट मी ऑफ। अमेरिका की साइकी क्या है? अमेरिका का इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग कोड क्या है? 1। 193 देश हैं मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उसमें से 110 में अमेरिकन एम्बेसी गाड़ियों का नंबर क्या है? 1। इन एवरीथिंग, दुनिया की हर चीज में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हैं, उसे कहते हैं अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म। हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। इट्स द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लोग कहते हैं मरने वाली, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इन दोनों की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो जो थोड़े रफ एजेस होते हैं उसको स्मूथ करती है। और फिर ये कहते हैं कि अगर कोई बाधा है, डीप स्टेट की हम बाद में बात करेंगे, वो तो बहुत शैलो स्टेट है, लेकिन ये कोई भी किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो, हम आपस में बात करके उसको सुलझा सकते हैं। मुझे इतने साल हो गए सर, 6 देशों में आपका राजदूत रहा हूं। कई बार क्या होता है कि जो ऑफिशियल लेवल है वहां पर कई बार हमको बाधा मिलती है, कई देशों में मैंने ये देखा। फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी सरकार से कि हाईएस्ट लेवल पे आप वहां के हाईएस्ट लेवल पे बात करो और वो बाधा दूर हो जाती है। ये इन दोनों की जो पर्सनल केमिस्ट्री है ये बहुत आसान कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की, पर्सनल केमिस्ट्री। और वो पर्सनल केमिस्ट्री के जो है एक नहीं कई उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। और ऐसी पर्सनल केमिस्ट्री जो है, मैं आज तस्वीरें देख रहा था क्योंकि सोशल मीडिया पे ये वायरल था कि अमेरिका में राष्ट्रपति आते गए जाते गए, भारत में प्रधानमंत्री जो है वो लगातार नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। तो वो जो तस्वीरें आ रही थी, चाहे ओबामा के साथ या फिर जो बाइडन के साथ और ट्रंप के साथ, तो उन तस्वीरों में जो सहजता,
ट्रंप के साथ जो दिख रही है नरेंद्र मोदी की, वो सहजता वैसे नहीं दिखी, इससे पहले कभी नहीं दिखी थी। और इसीलिए ये बात जो आपने एम्बेसडर साहब ने कही है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं आज इस पहले जो है दोनों हमारे भारतवंशी जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं, न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से, उनके पास जाता हूँ। महंत श्री माँ राज्य लक्ष्मी जी, आपके पास आ रहा हूँ। आप आध्यात्मिक गुरु हैं, भारत की हिंदुओं की आवाज़ वहाँ पर जो है बुलंद कर रही हैं। भाई लोग ये कह रहे हैं, भारत में लोग आज ये सवाल कर रहे हैं कि भारतवंशियों ने जो है जो चुनाव नतीजा है उससे लग रहा है भारतवंशियों ने ट्रंप के फेवर में बड़ा जबरदस्त वोट किया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई भारतवंशी तो कमला हैरिस हैं, तो कमला हैरिस को छोड़ करके जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट, क्या वजह है? क्यों ट्रंप के पीछे जो है भारतवंशी इतनी बड़ी तादाद? क्या इसलिए क्योंकि ट्रंप जो है जो बयान देते हैं उनसे अभिभूत हो गए भारतीय? जय सिया राम, हर हर महादेव। और अशोक जी, आप मुझे बुलाए, बहुत अच्छा लगा। यूएस में भी आपसे मुलाकात हुई है, टीवी एशिया के, और अयोध्या जी में भी आपने जी, आप अयोध्या आई थी न्यूयॉर्क से 22 तारीख के लिए विशेष रूप से। जी हाँ। तो देखिए, जिस तरह से मोदी जी भारत के लिए लड़ रहे हैं, मोदी जी भारत और भारतीयों के लिए, चाहे भारतीय मूल के लोग जो बाहर हैं या जो भारत के अंदर हैं, तो उन सब के लिए मोदी जी की आवाज़ एकदम प्रखर है। उसी तरह से ट्रंप भी अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका हेल्थी अगेन, ये इसमें ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। आप जिस देश के हैं उस देश को आपको आगे लेके जाना है। और जितनी क्लैरिटी के साथ, जितनी पैशन के साथ, जितने जहां भी बताइए, 78 ईयर ओल्ड मैन 900 रैलीज कर सकता है कोई इस उम्र में, और कोई शिकन नहीं, कोई थकान नहीं, और अपने इर्द गिर्द विवेक रामास्वामी, तुलसी गाबर्ट, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को साथ लेके जो चलेंगे, तो फिर भारतीय मूल के लोग तो प्रभावित होंगे ही। देखिए, बात ये आती है कि जब भारतीय मूल के लोग जो एनआरआईज यहाँ हैं, हम सब प्रोफेशनली हर तरह से हम नंबर 1 हैं, सबको मालूम है। हमने हर कम्युनिटी को पीछे करके हम आगे आ गए हैं। तो जब आप देखते हैं कि 60 मिनट्स में कमला हैरिस का, भले ही कमला हैरिस ने खुल के नहीं कहा कि वो भारतीय मूल की हैं, वो हमेशा उन्होंने अपने आप को जमैकन जो उनकी बैकग्राउंड है उससे ही ज़्यादा एसोसिएट किया है, पर भारतीय लोग उनको कह रहे हैं कि हाँ हाँ वो तमिल हैं, ये तो तमिल फीमेल है। जब आपने देखा कि जितनी मीडिया, आप मीडिया में हैं, हम लोगों को समझ आता है जितनी मीडिया है यूएस की, वो इतना मैनिपुलेशन क्यों किया, एक व्यक्ति उसको उसकी जगह दो, चाहे वो डेविड मेयर हो, चाहे 60 मिनट्स, जो कि इतना अधिक, जिसकी इतनी गरिमा थी एक समय 60 मिनट्स के, उसमें जब आप कमला हैरिस के वक्तव्य जो वो बोल रही हैं उसको ऑल्टर करके लोगों के सामने ला रहे हैं, तो हमें तो दिखाई देगा ना। यानी आप कह रहे हैं अमेरिकी मीडिया ने, और जाहिर सी बात है उनको डीप स्टेट से जुड़ा हुआ मीडिया भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, उन्होंने ट्रंप के साथ जो है एक बार फिर से जो है उनके प्रचार को प्रभावित करने की कोशिश की। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और जितने भी पोलिंग्स आए वो सब डॉक्टर थे। तो ये सब भारतीय की मूल के लोग, जैसे हम कह रहे हैं, हम एनआरआईज, वी आर ऑल वेरी हाईली एजुकेटेड पीपल, वी ऑल आर, एंड वी सो वी कैन सी दैट, हमको ये दिखता है, हमने खुद अच्छा, उसके बाद जो ट्रंप ने, मैंने तो शुरू से ही, मैंने 1 साल पहले ही कहा था कि ट्रंप इज गोना विन। मेरे जो जहां भी लिख रही हैं वहां मैंने कहा था ट्रंप इज गोना विन, इट्स एन अपहिल बैटल। और जी देखिए, जो मैकेनिज्म है, जिस तरह से आप कहते हैं कि भारत में ये ब्यूरोक्रेसी जो है हमें आगे बढ़ने नहीं देती, उसी तरह से ये जो डीप स्टेट है,
ये फेस है। कुछ लोग हैं, हम उनको बाइडनिस्ट कहते हैं, सोरोसियन कहते हैं, जो भी हो, ये एक फेस है। इनके पीछे इतना बड़ा ये वॉर मॉन्गर की बात करें, आखिर हम ट्रम्प कोशिश पूरी कर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो। और मैंने आपके ही चैनल में एक बार कहा था कि मोदी जी एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं, पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं, जो भी कहिए, मोटिवेशनल हैं, जो भी कहिए, जो युवाओं को अपने साथ लेके चलते हैं। वो कोई अगर विश्व थर्ड वर्ल्ड वॉर को डिले कर सकता है तो मोदी जी हैं। अब हम आप जो कह रही हैं, यही जो समानता है दोनों नेताओं में, जिसका मैं लगातार मैंने अपने ग्राफिक में भी दिखाने की कि दोनों में समानता क्या है। दोनों नेताओं में, दोनों राष्ट्रवादी नेता हैं, दोनों के बारे में ये जो है कि दोनों युद्ध के खिलाफ हैं। ट्रंप ने भी कहा वो युद्ध नहीं होने देंगे, और ट्रंप का रिकॉर्ड भी ऐसा है, उन्होंने युद्ध को लेकर बहुत आगे। मैं 1 मिनट डीप स्टेट पर आऊं, उससे पहले मैं सोनल शर्मा को इस डिबेट में लाना चाहता हूं, क्योंकि सोनल शर्मा जो है भारतीय एक्टिविस्ट हैं, उनको क्या लगता है। सोनल, आपको क्या लगता है ये जो अमेरिका का चुनाव हुआ, एक भारतीय एक्टिविस्ट होने के नाते, युवा होने के नाते, आपको क्या लगता है इस पूरे नतीजों को लेकर, चुनाव को लेकर? Thank you so much, sir, for giving me an opportunity to speak in such a great channel. Sir, basically, what I personally felt is he is an opposed of multilateralism. As we have seen in his previous terms, कि उन्होंने कितने ही सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिनका उन्होंने अपोज किया। फॉर एग्जाम्पल, वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, बट वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट दे आर द डेवलप्ड कंट्रीज एंड वी आर द डेवलपिंग कंट्री। सो हाउ विल दैट। सोनल जी हिंदी में, सोनल हिंदी में, ज्यादा हिंदी में। जी सर, उनके टाइम पे सर ऐसी कई नीतियां थी जो भारत के इकोनॉमिक पॉलिसीज के विरुद्ध थी। सर फॉर एग्जांपल, उन्होंने टैरिफ हमारा बढ़ा दिया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे कितने ही उस पे हमें 60% टैरिफ देना पड़ा था इंपोर्ट के लिए। प्लस सर इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, देयर इज अ वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, दैट रिचेस्ट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अर्न्स 52% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ। सो सर इसमें मेरा पॉइंट ये है कि वेदर इट इज अ क्लाइमेट चेंज और जितना भी है, डेवलप्ड कंट्रीज दे आर डेवलप्ड, पर जो ट्रम्प के शासन है उनको एक जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए उनको करना चाहिए। बट ही इज तो अमेरिका फर्स्ट, वी आर मेक इन इंडिया फर्स्ट। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन फ्यूचर, बट हाउ विल इट गो विद अमेरिका फर्स्ट? ओके। तो आपको लगता है ट्रंप की नीतियां, जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वो भारत को लेकर के जो है, आपको उसकी सबसे ज्यादा चिंता, आपको उसकी ज्यादा चिंता। मैं बाकी रिपोर्ट्स, हाँ चारू जी। मैं एक बात फिर से कहना चाहती हूँ, हम उस देश की इंटरनल पॉलिसीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और हम एक बात पर तो अग्री करते हैं कि हर देश अपने आप को आगे रख के चलेगा। लेकिन इस समय भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है कि इंटरनेशनल अफेयर्स पर किस गवर्नमेंट का या किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या स्टैंड है। और मेरा ये मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स इंडिया में इंटरफियर करें या फ्री कश्मीर की बात करें या प्रो पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स रखे ऐसे सेंसिटिव समय पर, वो हमारे देश को ज्यादा इंपैक्ट करता है लॉन्ग टर्म। ये आपने बात की, और इसमें मैं एक चीज जोड़ दूं, फिर मैं इस डिबेट में आगे बढ़ूंगा, मैं डीप स्टेट पर भी आऊंगा, क्योंकि आज का मुझे लगता है एक बड़ा विषय है जिस पर चर्चा होनी जरूरी है। बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, तो उसके जवाब में बहुत सारे लोगों का सोशल मीडिया पर यह भी तर्क है कि वो दरअसल उतनी ही भारतीय मूल की हैं जितने राहुल गांधी दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण हैं, उतनी ही भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं। और ये नहीं भूलना चाहिए, जब 370 सीए जैसे भारत में आंदोलन चल रहे थे, तो उस वक्त जो है इन सब के पक्ष में जो है कमला हैरिस ने 370 हटाने पर का विरोध किया था। मैं ये बोल जी एग्जैक्टली, मुझे वही कह रहा हूं, 370 हटाने का कश्मीर की बात हुई है, ये कमला हैरिस ने कही है। बिल्कुल, प्रो पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स कमला हैरिस ने ही व्यक्त करे हैं, और केवल उन्होंने अकेली ने नहीं करे, उनकी जो कोर कैंपेन टीम है उसमें कम से कम 5 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही खुले तौर पर प्रो पाकिस्तानी बातें करते हैं, और ये चीजें हमारे लिए अहमियत रखती हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ 370 और इस सबका, इन तमाम मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का पक्ष लिया था। और अमेरिका और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुए, भारत में भी एक ऐसा वर्ग, भारत में भी विपक्ष इस पूरे मसले पर खामोश रहा।
कुछ नहीं कहा। और दूसरी तरफ अमेरिका में भी तमाम लोग ये मानते हैं डीप स्टेट इसके पीछे रहे, और इसके खिलाफ अगर बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों के प्रताड़ित होने के खिलाफ अगर अमेरिका का कोई बड़ा लीडर बोला था तो वो डोनाल्ड ट्रंप थे, जिन्होंने इसको लेकर आवाज उठाई। इसलिए लोगों को उम्मीद बन रही है कि शायद जो हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन हो रहा है बांग्लादेश में या बाकी जगह पर, कनाडा में जो हो रहा है, उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप शायद कोई कदम उठाएं और वो भारत के लिए हितकारी हो। वैभव, आप सहमत हैं इस बात से? मैं आ रहा हूं, एक मिनट मैं आ रहा हूं, मैं वैभव को ले आऊं, एक मिनट रुकिए। वैभव, आपको लगता है ये जो, क्योंकि बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में सब लोग ये मानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की तस्वीरें जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों के साथ जो उनके गले मिलते एक दूसरे को चूमते हुए तस्वीरें आई हैं, उसको लेकर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं भाई डीप स्टेट तो यहीं पर था और इस डीप स्टेट को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये भारत के लिए, हिंदुओं के लिए एक अच्छी रिजीम हो सकती है ट्रंप की? जी, कंपैरेटिवली बहुत बेटर होगी। और अगर आपको याद हो तो अमेरिका का इतिहास रहा है कि वहाँ की जो डीप स्टेट है, वहाँ की डीप स्टेट ने अपने सर्विंग प्रेसिडेंट को असैसिनेट कराया है। और इस बार भी वो प्रयास था। जॉन एफ कैनेडी को किसने मारा आज तक नहीं मालूम चला। अगर आपकी इतनी अच्छी एजेंसीज हैं कि आप 15 मिनट में, 1 घंटे में कुछ लोग दावे करते हैं कि हम पता कर लेते हैं, क्राइम होने से पहले उसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, उसकी हत्या हो गई, आज तक नहीं पता चला। डोनाल्ड ट्रंप फॉर्मर प्रेसिडेंट की इलेक्शन रैली में जो है उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है और वो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से वो गोली छू करके निकल जाती है। वो बिना डीप स्टेट की मर्जी के नहीं होगा। और कहीं ना कहीं उनको पता था उस इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि डोनाल्ड ट्रंप की जीतने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो डीप स्टेट ने रास्ते से हटाने के लिए उनके ऊपर गोली चलवाई। और देखिए, जो वहाँ की जो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है, एम्बेसडर साहब आपको बताएंगे, अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं वो सारे के सारे उसके मेंबर्स रह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इकलौते राष्ट्रपति थे जो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मेंबर नहीं थे। और वो बिलियनियर हैं, बट ही इज नॉट द राइट काइंड ऑफ बिलियनियर। ठीक है, जो वहाँ के जो वॉल स्ट्रीट का जो बिलियनियर है, और बाय द वे काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस को वॉल स्ट्रीट का थिंक टैंक भी कहते हैं। और वो उनके जो इंटरेस्ट है, जो नियोकॉन्स का जो एक मैप है उनके दिमाग में दुनिया का, वो मैप वैसा नहीं है जैसा हम और आप आज देखते हैं अपने एटलस में या बाकी जगहों पे। वो मैप बहुत अलग मैप है। उसमें कई सारे भारत हैं, उसमें कई सारे चाइना हैं, उसमें कई सारे अलग अलग देश हैं। वो कोई एक यूनाइटेड बड़े बड़े देश नहीं है, ताकि वो जो इंटरेस्ट उस वॉल स्ट्रीट का इंटरेस्ट है उसको सर्व करें। डोनाल्ड ट्रंप वॉल स्ट्रीट का जो एलीट क्लब है उसके मेंबर नहीं है। ठीक है, वो रियल एस्टेट मोगल हैं, वो बिल्डिंगें बनाते हैं, वो आम अमेरिकन्स की बात करते हैं। वो डेमोक्रेट्स की तरह ये नहीं कहते कि आपका जो सबसे बड़ा इशू है वो जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स हैं, आपका जो सबसे बड़ा इशू है वो आपकी स्किन का कलर है, आपकी एथनिसिटी है। वो कहता है आपका सबसे बड़ा इशू आपकी नौकरी है, आपका रोजगार है, आपका जो इलीगल इमिग्रेशन इस देश में, जो कमला हैरिस और जो बाइडेन और बराक ओबामा ने अपना एक वोट बैंक क्रिएट करने के लिए, हमारे यहाँ भी बहुत सारे इलीगल एलियंस जो ला करके बसाए गए हैं, और जब उनको वापस भेजने की बात होती है या एनआरसी की बात होती है तो इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज का एक वर्ग है जो कि सड़कों पर उतर जाता है उसके विरोध में। तो वो सेम चीज वहां पे भी हो रही है कि उन इलीगल एलियंस को ला करके बिठाया गया है ताकि उनका इस्तेमाल किया सके इलेक्शंस जीतने के लिए, इलेक्शंस मैनिपुलेट करने के लिए। उनके खिलाफ एक व्यक्ति जो खड़ा हो, अगर आप देखें, आप इस वोटिंग का पैटर्न देखें तो अक्रॉस डेमोग्राफिक्स ऐसी कोई डेमोग्राफी नहीं है जहां जिसने डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं दिया। ऐसी कोई यहाँ पे मैं एक सवाल, क्योंकि भारत में भी कश्मीर फाइल्स का डायलॉग मुझे याद आता है, बार बार उसका जिक्र होता है कि भाई सरकार किसी की हो, सिस्टम तो हमारा। भारत में भी कहा जाता है कि सरकार भले ही नरेंद्र मोदी के, लेकिन सिस्टम जो है वो डीप स्टेट, एक तरह का जो लेफ्ट लिबरल, एक जिसको बोलते हैं सो कॉल्ड लॉबी, उसका सिस्टम माना जाता है। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस डीप स्टेट को डिसमेंटल करने के लिए इस बार कदम उठाएंगे? क्योंकि उन्होंने चुनाव में यह कहा था, इससे पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने के चुनाव में लड़ रहे किसी नेता ने नहीं कहा कि वो डीप स्टेट को खत्म करेगा। ये पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि डीप स्टेट का नाम लेकर, शायद दीपक वोरा जी सहमत नहीं, शायद पहले भी हो चुका क्या, अगर मैं गलत हूं तो? 2014 में इन्होंने कहा था जब ये जीते थे कि मेरी टॉप प्रायोरिटी है टू ड्रेन द वॉशिंगटन स्वैम्प। इसका मतलब जो दलदल है वॉशिंगटन में, मैं उसको साफ करूंगा। और बहुत से लोगों को इन्होंने निकाल दिया था। और उससे पहले अगर आपको याद हो तो बराक ओबामा के टाइम पे, आप जो डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड के मेंबर्स व्हाइट हाउस में बराक ओबामा ने अपने एडवाइजर्स लगा रखे थे, उनको भी निकाला। अब ये जो पूरी यूक्रेन वॉर चल रही है, ये यूक्रेन वॉर क्या है? ये उसी डीप स्टेट के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, उसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको जो है रीसेटल करने के लिए ये की गई है। और
इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आप देख लीजिए, आप इंडिया के नेबरहुड में देख लीजिए, ऐसा शायद ही कोई देश बचा होगा जहां पे रेजीम चेंज या उन्होंने अपनी पपेट रेजीम्स लाके नहीं बिठाई हुई है। और हमारे इस इलेक्शन में भी अगर आप देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके जिस तरह का कंप्रेशन किया गया और जिस तरह का जो है मैनिपुलेशन किया गया, मैं इसको ओपन मैनिपुलेशन मानता हूं। और उन्होंने जो प्रो गवर्नमेंट वॉइसेस थी उनको कंप्रेस किया, उनकी रीच कंप्रेस की, और जो एंटी गवर्नमेंट वॉइसेस थी जिनको अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूं कि जिनको 25,000 लोग नहीं देखते थे उनको 25,000 लोग लाइव देखने लग गए थे अचानक से इलेक्शन के दौरान। तो ये जो सारा का सारा जो छेड़छाड़ की गई थी ये उसी डीप स्टेट के ही इशारे पे की गई थी और इसको क्लीन करना जरूरी है। और ये जो आप बांग्लादेश में देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली सपोर्ट किया कि भाई हम बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ, उन्होंने नाम लिया कमला हैरिस का कि भाई ये सारा का सारा जो बांग्लादेश में रेजीम चेंज हुआ और हिंदुओं के खिलाफ जितने अत्याचार हो रहे हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कमला हैरिस हैं, क्योंकि जो बाइडेन कभी भी प्रेसिडेंट नहीं थे, प्रेसिडेंट हमेशा से बराक ओबामा ही थे। ये अगर ये कमला हैरिस जीतती तो ये बराक ओबामा की 4th प्रेसिडेंसी होती। हाँ, ये भी लगातार कहा जा रहा है कि दरअसल बराक ओबामा जो है वही कंट्रोल कर रहे थे जो बाइडेन या उनके पीछे या कमला हैरिस के पीछे भी वही ताकतें थी। इसीलिए और मैं आपको ग्राफिक में भी दिखा रहा हूं, जॉर्ज सोरोस जो है इस बार ये भी कहा जा रहा है कि ये जो जीत हुई है ट्रंप की, ये दरअसल जॉर्ज सोरोस की हार है। और ये आपको याद होगा अच्छी तरह से, ये जॉर्ज सोरोस जो है डीप स्टेट का ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत के चुनावों को भी प्रभावित करने की कोशिश की थी। उसने खुलेआम कहा था कि वो नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अपनी तिजोरियां खोल देगा, $500 मिलियन। और उसने किया भी। कई तरह से कई इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भारत के चुनाव को जो प्रभावित करने की कोशिश की गई। और अमेरिका में भी ये डीप स्टेट जॉर्ज सोरोस यही करने की कोशिश कर रहे थे। सोनल, अगर डीप स्टेट एक है और अगर वो भारत में भी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका में भी कोशिश कर रहा है, तो ट्रंप का आना उस हिसाब से तो अच्छा है ना कि कम से कम ये डीप स्टेट, मतलब आप स्टेट तो होना चाहिए, डीप स्टेट क्यों होना चाहिए? सरकार होनी चाहिए, सरकार से इतर कोई सिस्टम क्यों होना चाहिए? Sir, I totally agree with it. This is the one factor that Trump should come, because it's not just that Trump को आना चाहिए. It is something कि हमें पता है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 चल रहा है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक टेक्नोलॉजीज, इन सब चीजों का रोल ना केवल इलेक्शंस में पर और भी अनदर तरीके से मिसयूज किया जाता है। तो हमें एक ग्लोबल सिनेरियो के साथ समिट में इस पे पर्टिकुलर लॉ बनाना चाहिए, वर्ल्ड्स में रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो हम डीप स्टेट के इसको हम खत्म कर पाएंगे। इट शुड बी इन अ ग्लोबल मैनर कि एक समिट होनी चाहिए, उससे प्रॉपर ग्लोबली आप डीप स्टेट को खत्म करने के लिए, जबकि ग्लोबली जो है आपके देश का है। वैभव, देखिए, आपने कहा ना कि स्टेट होनी चाहिए, डीप स्टेट नहीं होनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए कि हमारे पड़ोस में एक देश है बांग्लादेश, जहां सरकार नहीं है लेकिन सरकार का एडवाइजर है। हाँ, और वो एडवाइजर वॉशिंगटन से भेजा गया है। मतलब जहां सरकार नहीं है वहां और शांति, और उसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसके रिजीम में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। भाई नोबेल पीस प्राइज तो हर माइनॉरिटी का नोबेल पीस प्राइज तो बराक ओबामा को मिला, जिसने दुनिया भर में कम से कम 30 लाख लोगों की हत्याएं कराई, जिसने लाखों पाउंड बम गिराए, जिसने देश तबाह कर दिए, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज तैयार किए, बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला। तो ये जो लिस्टें निकलती है ना कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, सैड इंडेक्स, ठीक है, ये जो सारे इंडेक्स बनाए जाते हैं ये वही डीप स्टेट बनाती है। और आप बिलीव करेंगे, जहां पे अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपके दर्शकों को। मैं श्रीलंका में जहां पे इकोनॉमिक कोलैप्स कर गई, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से ऊपर है। ठीक है, तो ये तो इनकी हैसियत है। ये सारे इंडेक्सेस, ये जो आपकी जो विदेश मंत्रालय है अमेरिका का, ठीक है, ये वहां से चलता है। और वो जो डेमोक्रेसीज को रेट करते हैं, बताते हैं कहां डेमोक्रेसी कितनी हेल्दी है। तो सबसे पहला तो काम ये करें कि वो जो बजट यहां पे लगाते हैं हमारी डेमोक्रेसी को एनालाइज करने में, उसको अपने यहां पे लगाएं और जरा पता करें कि जो कमला हैरिस और जो डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर जो सवाल उठाते हैं, पहले उसको एनालाइज करके अपने हेल्थ बताएं। आज सुबह से लेकर शाम तक जितना भी वहां का गोदी मीडिया जो है, जो CNN और MSNBC जैसे, तैयार नहीं था वो ये कह रहे हैं कि ये हमें ये इलेक्शन का सिस्टम ही चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम ही खराब हो चुका है। और वो तो भारत में भी होता है, ईवीएम मशीन का, जब नरेंद्र मोदी जीते हैं तो ईवीएम मशीन हटाने की बात होती है कि भाई दोबारा। हाँ, चारू जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा मेरे सहयोगी ने, हम फ्री स्पीच की बात करते हैं, हम फ्री प्रेस की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका वो देश है जो झंडा उठाना तो चाहता है लोकतंत्र का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चलती है और कोई कुछ नहीं कहता है। ये मीडिया भी, जो अमेरिकन मीडिया अपने आप को फ्री प्रेस मानते हैं, जो फ्री स्पीच की बात करते हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। और केवल इस बात की, इस समय की फायरिंग की बात नहीं है। आपको याद होगा 2021 में जब कैपिटल के ऊपर हमला हुआ था, इस तरीके का हमला हमने कभी देखा नहीं है किसी इतने पावरफुल देश के पार्लियामेंट के ऊपर होते हुए। और इन सारी चीजों को साथ में लेकर चलते समय भी एक ऐसी सरकार थी अमेरिका में जो इन बातों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती थी। और एक बात और है, ट्रंप को वोट करने का रीजन अमेरिकन का बहुत पर्सनल है। उनका रीजन ये है कि वहां पर जॉब सिक्योरिटी आ रही है, उनका रीजन ये है कि उनको किराए पे जो घर लेने हैं या खरीदने हैं उसका मॉर्गेज रेट कम हो गया है। उनको इन सारी चीजों से फर्क पड़ता है। भाई आप अपना खाएं, कमाएं, कंफर्टेबली रहे, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, सबको यही चाहिए होता है जीवन में। और कोई नहीं चाहता कि उनके देश के पैसे दूसरी जंगों में खर्च करे जाएं। आप अपने सोल्जर्स भेज रहे हैं, हर जगह पर उनकी डेथ हो रही है, फॉर व्हाट रीजन, फॉर व्हाट कॉज, और उसका कभी कोई जस्टिफाइबल एक्सप्लेनेशन नहीं आया। मुझे ऐसे लगता है कि खासकर कोविड के बाद जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट लोगों के सामने आया है, काफी सारे सिटीजन्स की आंख खुली होगी। और जो हम ये एक सेलेक्टिविज्म की बात करते हैं, ये बीमारी इंडियन ऑपोजिशन में भी है। और इस बीमारी से जिस दिन नागरिक जाग जाएगा उस दिन देश का उद्धार होगा। और इस बार हमारे देश में भी ऐसा हुआ। कितनी भी इंस्टेबिलिटी दुनिया में हो, आज फिर भी भारत में वही सरकार तीसरी बार जीत कर आई है। और पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई मेजर डेमोक्रेसी में एक सरकार तीसरी बार चुनी गई हो। तो वो हमारी स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है और हमारी पॉलिसीज के लिए एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल। ओके, मैं शरद अग्रवाल जी, क्योंकि आप इंडियन बिजनेस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, वहां पर जो भारतवंशियों की बिजनेस संस्था है, मैं ये जानना चाहता हूं कि इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के भाई दोनों देशों के ऊपर ये आरोप, दोनों देशों के नेताओं के ऊपर, अब मैं अभी बात कर रहा हूं आपके होने वाले राष्ट्रपति की और भारत के प्रधान, दोनों के ऊपर इस आरोप लगता है कि प्रोटेक्शनिस्ट हैं, और दोनों के ऊपर लगता है कि भाई ये लोग अपने देश की ज्यादा सोचते हैं। तो ये सब चीजें जो है इकोनॉमिक पॉलिसी पर और भारत और अमेरिका के जो बिजनेस रिलेशंस हैं उसके ऊपर कैसे आप इसका इंपैक्ट देखते हैं? नमस्ते अशोक जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बेबाक पत्रकारिता का बड़ा फैन हूं। अरे सर, रोज आपका पॉडकास्ट हम लोग देखते हैं और उस बेबाकी के कारण ही आज आपके तकरीबन 1.25 लाख फॉलोवर्स आपके यूट्यूब में है। वो एक बहुत बड़ी बात है। अभी आपको व्हाइट बटन मिला है, उसके लिए बधाई आपको, शुभकामनाएं आपको। और जहां तक दोनों देशों के संबंधों की और व्यापारिक संबंध की बात है, तो देखिए, जो व्यक्ति, जो समाज, जो परिवार, जो देश अपने देश, अपनी माँ, अपनी माटी के बारे में नहीं सोचता, वो हमेशा नुकसान में रहेगा। आज मोदी जी का और ट्रंप साहब का जो रिलेशन इतना बढ़िया है, इतनी अच्छी दोस्ती है, उसका रीजन एक ही है। मोदी जी हमारे देश की बात करते हैं और ट्रंप साहब हमारे देश की बात करते हैं। हम दोनों देश से हैं। अब जैसे आपने कहा कि व्यापारिक संबंध, निश्चित रूप से व्यापारिक संबंध डेवलप होंगे, क्योंकि जब हम अपने लिए सोचेंगे और वो अपने लिए सोचेंगे तो निश्चित रूप से व्यापारिक संबंध डेवलप होंगे। दूसरी बात यह है कि ट्रंप साहब का हमेशा भारत के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर पहले भी रहा है। जिस समय यहाँ पर वो आए थे मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर, तो पहला राष्ट्रपति या पहला किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसा होगा जिनके साथ में दोनों हाथ मिला करके और पूरे ग्राउंड के अंदर मोदी जी साथ में घूमे हैं। इस बात की, इस मित्रता की परिचय कौन नहीं जानता है। ओके, तो आपको लगता है कि दोनों नेताओं के बीच जो पर्सनल केमिस्ट्री जिसका दीपक जी जिक्र कर रहे थे, दीपक जी, फिर वही बात आती है घूम फिर के, क्या ये पर्सनल केमिस्ट्री दोनों नेताओं के बीच जो है, क्या वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? निश्चित रूप से। दीपक जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी 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 हाँ, ये पर्सनल केमिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है सर। मैं आपको उदाहरण देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए हैं इसमें। आपको याद होगा हमारे एक प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी बांग्लादेश की जंग से पहले। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन साहब थे। तो मैंने वो मिनट्स देखी हैं। दे वर टॉकिंग एट ईच अदर, नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। वो कहते हैं कि जिस कमरे में वो दोनों बैठे थे कि 5 सेकंड के बाद वहां पे बर्फ जम गई थी। So it was completely useless conversation. लेकिन इनके साथ जो मैंने इनकी मिनट्स वगैरह देखे हैं, जो पढ़ने की कोशिश की है, there is a warmth कि भाई तू जो कह रहा है सही है। लेकिन हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिन्हें मैं कई बार मजाक में मैकडोनाल्ड ट्रंप कहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब इज़ अ कॉन्ज्यूमेट बिजनेसमैन। इनकी किताब पढ़िएगा, आई थिंक 1980s में, लेट 80s में लिखी थी, द आर्ट ऑफ द डील।
ही इज अ डील मेकर। मेरे पास उसकी एक साइन कॉपी भी है, फैंटास्टिक, कि ऐसा होता है ऐसा होता है। तो एवरीथिंग ही लुक्स एट इज ट्रांजैक्शनल। हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका विकास। I don't want to progress at your expense like the Chinese want to do. You should not progress at my expense. अब ये चाइना के साथ इस नाराज है क्योंकि चीनी, क्षमा करिएगा, वो चीनी चाहते हैं कि हम आगे बढ़े और ये नीचे जाए। तो ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं करते। दैट इज वाई उसका ट्रस्ट हमारे साथ बहुत है। बराक ओबामा साहब की आपने बात की, सर गिव मी 15 सेकंड्स मोर। आपको याद होगा उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, चाइना द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ आवर सेंचुरी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर चीनियों ने कहा कि ओके, आपकी मिलिट्री भी बड़ी स्ट्रांग है, हमारी भी बड़ी स्ट्रांग है, अब आधी दुनिया आपकी, आधी दुनिया हमारी। ओबामा साहब तो हिल गए, फिर अगले दिन आके बयान देते हैं, वी आर द ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड पीरियड। चीनी को बोला चुप करके बैठ जाओ, तुम हमारा मुकाबला मत करो। तो ये बचपना है इन लोगों में। ही इज अ कंज्यूमेट पॉलिटिशियन एंड अ कंज्यूमेट बिजनेसमैन। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बिल्कुल कहां से आते, कौन से राज्य से आते हैं, आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो पूरा समझते हैं किस तरह से बिजनेस किया जाता है, किस तरह। हिज बिजनेस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिजनेस इज इंडिया, डोनाल्ड ट्रम्प्स बिजनेस इज अमेरिका। ये दोनों बिजनेस साथ में मिल जाए तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उसका एक आरएसएस कनेक्शन भी है। जी, आरएसएस कनेक्शन भी है इस टीम का। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के जो डिप्टी हैं जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति अब होंगे अमेरिका के नए, उनकी पत्नी हैं उषा चिलुकरी वेंस, वो भारतीय मूल की हैं और भारतीय मूल की हैं। उनका जो परिवार है वो आंध्र प्रदेश से ताल्लुकात रखता है। और ये जो उषा चिलुकरी वेंस हैं, इनके जो दादा हैं, उनके दादा वो आरएसएस के स्वयंसेवक रहे और उनको इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी और जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई तो उषा जी के जो दादा थे उनको 2 साल इमरजेंसी में जेल में रहने पड़ा। तो वो आरएसएस के स्वयंसेवक थे। ये एक आरएसएस कनेक्शन भी है। और मैं देख रहा था बहुत सारे लोग ये भी बता रहे थे, जिसके मैंने रिसर्च भी की, जब उषा चिलुकरी जब वो तस्वीर में आई पहली बार, जब वो उनके बारे में जानकारी आई कि वो ट्रंप की टीम में जो है जेडी वेंस की पत्नी है, तो जो लेफ्ट के लोग थे उन्होंने उनको ट्रोल भी करना शुरू किया। उन्होंने यहां तक कहा कि ये जो शादी हुई है दरअसल ये इंडियन जो वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए, उनको रिझाने के लिए। तो इस तरह से उनको ट्रोल्स भी किया गया, लेकिन वो भारतीय मूल की हैं और ये उनको गर्व है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति तो नहीं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति की पत्नी है, जो अमेरिका की अब दूसरी महिला, सेकंड वुमेन होंगी, वो जो है भारतीय मूल की है। ये भारत के लिए एक जाहिर सी बात है कि एक खुशी की बात हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। पर सवाल सबसे बड़ा अब भी वही है कि डीप स्टेट को खत्म कैसे करेंगे, क्योंकि डीप स्टेट को खत्म करना वो बड़ा मुश्किल काम है अमेरिका में, क्योंकि डीप स्टेट जो है उसकी जड़ें बड़ी डीप हैं। आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। इस छठ पूजा के अवसर पर हर ढलते सूरज के साथ आपकी जिंदगी की हर समस्या भी ढल जाए और एक नई उम्मीद जाग उठे। मेरे यानी रवि किशन और कपिला पशु आहार की यही मनोकामना है। जय छठी। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार और अब की बार क्या डीप स्टेट पर वार, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप की वापसी हो रही है। भारत के लिए ये एक अच्छा संकेत है क्योंकि ट्रंप जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के मित्र हैं और वो खुद कहते हैं कि वो भारत के एक बड़े प्रशंसक हैं, हिंदुओं के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। और ट्रंप ने जिस तरह से हिंदुओं का जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है बांग्लादेश में और जो माइनॉरिटीज़ का, सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि कहना चाहिए माइनॉरिटीज़ का, जिसमें बौद्ध हैं, जिसमें जो है ईसाई हैं, उन सब के प्रोसिक्यूशन के खिलाफ वो अकेले ऐसे टॉलेस्ट लीडर हैं विश्व के जिन्होंने इसको लेकर आवाज़ उठाई। इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर एक चुनाव में कहा था कि वो डीप स्टेट जो है, डीप स्टेट को ख़त्म करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि डीप स्टेट को ख़त्म करना क्या इतना आसान है। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ जो है चारू प्रज्ञा जुड़ी हुई है बीजेपी से, दीपक वोरा जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है, वैभव सिंह जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, सोनल शर्मा एक्टिविस्ट हैं, महंत श्री माँ राज्य लक्ष्मी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, शरद अग्रवाल IBA के सचिव हैं, वो भी अमेरिका से जुड़े हैं। जी चारू, आप कुछ कहना चाह रही हैं? फिर मैं ऑन अ लाइटर नोट ये कहना चाह रही थी, आज जिस मज़े में सब भारतीय लोग ट्रंप की जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं वो देख के बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारे विजुअल सोशल मीडिया पे, टीवी पे चल रहे हैं। एक गाड़ी में मोदी जी और ट्रंप साथ में बैठे हैं, एक जगह ट्रंप ने भगवा कुर्ता पहना हुआ है, वो बड़े मीम में चल रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आपको पता है इस सेलिब्रेशन की वजह क्या है? इस सेलिब्रेशन की वजह ये है कि एक हमारा देश ऐसा है जहाँ पर हमको डिस्टेबलाइज करने की, बदनाम करने की कई बार बहुत कोशिशें करी गई और ये कोशिश डीप स्टेट के द्वारा थी। चाहे हमारे देश में उन लोगों तक पैसे पहुंचाना हो जो हमारे देश में रहकर हमारे देश का ही नुकसान कर रहे हो, या हमारे इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना हो, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना हो, एक इन्फॉर्मेशन वॉर चलता है उसमें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना हो बहुत ही बड़े तरीके से, इन सारी चीज़ों से हम परेशान थे और ये सारी चीज़ें अमेरिकन इलेक्शन में भी चली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस सब के बावजूद अगर एक राष्ट्रवादी की जीत होती है तो भारतीय लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ, ये हमारी जीत है, ये हमारे लिए बेहतर है, ये दुनिया के लिए बेहतर है। अच्छा, एक चीज और है चारू, बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो सोशल मीडिया पे जब लोगों ने इसको जब तहकीकात करी तो ये बात सामने आई कि जिस तरह से भारत में, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों चुनावों को डीप स्टेट प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था और उसने बड़ी भयंकर तरीके से कोशिश की है, तो लोग सोशल मीडिया पे जब एनालाइज कर रहे थे तो आप देखिए कि कमला हैरिस के जो भाषण हैं उनमें और राहुल गांधी के भाषण, जो चुनावी भाषण है, दोनों में बिल्कुल समानता है। जिस तरह से राहुल गांधी भारत में कह रहे थे कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये चुनाव आखिरी चुनाव हो सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट चुनाव है, सब कुछ दांव पे लगा है, ठीक वही भाषण जो है कमला हैरिस दे रही थी। तो लोग ये कह रहे थे कि भाई डीप स्टेट ने एक ही भाषण लिखा और डीप स्टेट ने यहां कमला हैरिस को दे दिया और यहां पर जो है राहुल गांधी को दे दिया, दोनों डीप स्टेट का भाषण पढ़ रहे थे। बेसिक समझदारी भी नहीं रखी गई अशोक जी। आप ये देखिए, कमला हैरिस का एक वीडियो आया था कि वो किसी वोटर से बात कर रही हैं और बाद में फोन दिखाती हैं कैमरा को और दिखता है कि फोन में उनका कैमरा खुला हुआ है। तो हर बात पर हर समय सफेद झूठ बोल देना, जिस तरीके से अभी थोड़े समय पहले जो बाइडेन की सिचुएशन थी लेकिन उनकी हेल्थ की खराब सेहत को भी लेकर इतने लंबे समय तक खींचना क्योंकि उन्हें अपना कुछ उसमें स्वार्थ दिख रहा था, ये सारी चीजें एक्सपोज करती है एक माइंडसेट को। ओके, पर वैभव बड़ा सवाल ये है कि भाई ये लोग कहते हैं कि डीप स्टेट जो है वो इतना डीप है कि वो CIA, पेंटागन तक उनकी पहुंच है और वो लोग जो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को भी ओवर रूल कर देते हैं। कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति भी डीप स्टेट को ख़त्म कर पाएगा, इस बात को लेकर लोगों की शक है। तो आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे अगर उनको डीप स्टेट खत्म करना है? देखिए, अभी ब्रेक में एम्बेसडर साहब जो डूअर की बात कर रहे थे, तो जो डूअर होता है उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, वो कर लेता है। हमारे यहाँ पे भी कहा जाता था कि आर्टिकल 370 नहीं हटा सकते, कुछ भी हो जाए, और हमारे यहाँ कहा जाता था कि ये आर्टिकल 35A नहीं हट सकता, तो वो हटाया ना। एक दिन डिसाइड किया लीडरशिप ने कि कल से नहीं चाहिए, तो वो हट गया। वही सेम चीज़ वहाँ अमेरिका में भी होगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर डिसाइड कर लिया कि हमको इस डीप स्टेट को हटाना, देखिए हटाया मतलब खत्म तो नहीं किया जाता है, डीप स्टेट दुनिया के हर देश में होती है, उसका इन्फ्लुएंस कम किया जाता है, कमजोर किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस को जो है कंट्रोल में रखा जाता है। वो वहां पे इस समय वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल है कि डोनाल्ड ट्रंप की पिछली प्रेसिडेंसी के दौरान भी 4 साल तक डोनाल्ड ट्रंप को चैन से एक भी दिन उन्होंने बैठने नहीं दिया। इतने रोड़े डाले, इतने केसेस डाले, इतनी इंक्वायरीज करवाई, इतने सारे, वो कोई कानून बनाना चाहते थे, वो नैन्सी पेलोसी बैठ करके वहां पे जो है कि उसको वो रोड़े डालती थी।
इस तरीके से उन्होंने यहां तक कह दिया कि आई विल शट डाउन द गवर्नमेंट, क्योंकि आप मुझे काम नहीं करने दे रहे हो, अगर आप मुझे लोगों को सर्व नहीं करने दे रहे हो तो आई विल शट डाउन द गवर्नमेंट। यहां तक की नौबत चली गई। तो इस बार भी वो करेंगे, वो सुधरेंगे नहीं और वो अपनी एग्जिस्टेंस की फाइट करेंगे इस बार, और अपनी एग्जिस्टेंस की फाइट के लिए वो किसी भी नहज तक जाएंगे। तो ये जो अटेम्प्ट उनकी लाइफ के ऊपर हुआ था वो ऐसे नहीं हुआ था, बिकॉज उनको पता था कि अगर इफ ही कम्स बैक, अगर ये दोबारा पावर में सत्ता में आ जाते हैं तो फिर हमारा गेम ओवर है, हमारा इन्फ्लुएंस ओवर है। तो ये जो वॉल स्ट्रीट में और लैंगले में स्पेशली जो बैठे हुए लोग हैं जिनके इंटरेस्ट हैं दुनिया भर में बिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, आप सोच लीजिए ना, यूक्रेन वॉर में कुछ 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा वो ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। वो पैसे किसकी जेब में गए हैं? क्या वो यूक्रेनियंस की जेब में गए हैं? नहीं, यूक्रेन में तो हथियार पहुंचे हैं, वहां पे तो बम पहुंचे हैं, वहां पे तो लड़ने वाले पहुंचे हैं। लेकिन वो जो पैसा, जो हथियार बेचा है वो किन्होंने बेचा है, उसमें जो कमीशन खाई है वो किसने खाई है? वो उन्हीं बड़े बड़े जो डीप स्टेट के जो बिजनेसमैन हैं और जो बाबू हैं जो बैठे हुए हैं वहां पे लैंगले में, उन्होंने खाई है। वो पूरा ऑपरेशन रन कर रहे हैं और इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई इंडिया भी उनके, भाई इंडिया रशिया से तेल लेता है, अपने यहाँ रिफाइन करता है, यूरोप को बेचता है। कभी यूरोप वाले कंट्रीज को क्यों नहीं बोलते कि तुम क्यों खरीद रहे हो? वो इंडिया से बोलते हैं कि तुम खरीद के रिफाइन मत करो। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी वहीं से आती है। और ये जो एंग्लो सैक्सन्स हैं जितने भी, और इनके जो डीप स्टेट्स हैं, ये दे डोंट लाइक इंडिया द वे इट इज, और भारत की प्रोग्रेस, भारत का विकास और इतना सशक्त नेतृत्व मोदी जैसा, वो उनको बर्दाश्त नहीं होता, उनको ना सुनने की आदत नहीं। मिर्जा वोरा, आप सहमत हैं ये डीप स्टेट जो है उसके साथ एक आर पार की लड़ाई अब डोनाल्ड ट्रंप लड़ेंगे? वो बड़े ध्यान से लड़ेंगे। अगेन इज अ डील मेकर, वो देखेंगे किस तरह से किया जाता है और वो हल्के हल्के करेंगे। उन्होंने लिस्ट बना ली है 30-40 लोगों की, जिनको जब बहुत जल्दी, एज सून एज ही बिकम्स प्रेसिडेंट, अभी प्रेसिडेंट नहीं है, अभी तो प्रेसिडेंट इलेक्ट है 20 जनवरी शायद उनका, हाँ जनवरी में जब इनॉग्रेशन हो जाएगा तब होगा। सर एक और बड़ी मजेदार चीज, जो ये लिस्ट बनाएंगे इन लोगों को हटा देंगे। इनके एक स्पोर्ट्स कंपनी के शायद चीफ थे जो आज बात करें, स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर, ट्रंप ने उनको बुलाया कि आप भी बात करिए, तो उन्होंने कहा ट्रंप इज अ ग्रेट फाइटर, वंडरफुल पर्सन, और फिर कहते हैं दिस इज कर्मा। इसका मतलब कि जो बाइडेन साहब ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को व्हाइट हाउस से आउट कर दिया था, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बाइडेन साहब को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल रहे हैं। तो दैट फेलो सेड कि दिस इज कर्मा। और एक चीज और से, एक मीम वेरी इंटरेस्टिंग अगेन ऑन अ लाइटर नोट, ये जो फर्स्ट लेडी अब बन रही हैं, तो कहते हैं द थर्ड वाइफ for the second time will be the first lady. बड़ी मजेदार चीज। But this is America. You know sir, मैं honestly मैं दिल से ये बात कहता हूँ, I love my country. There is no question about it कि मैं भारतीय के अलावा और कुछ बन सकता। लेकिन कभी नौबत आए अगर मुझे कोई दूसरा देश चुनना पड़े, तो हमारी वैल्यूज, हमारी सभ्यता, हमारा सिस्टम, I think the closest to भारत is the United States. हाँ अभी स्ट्रेस है उस सोसाइटी में, बट अमेरिका के पास भी वही एबिलिटी है टू सेल्फ करेक्ट जो भारत में है। स्ट्रेस है सोसाइटी में, वो कह रहे हैं। तो मैं इसी पर जो है, शरद अग्रवाल जी, क्या वजह है? मैं नहीं जानता आपने किसके लिए, क्योंकि मुझे राज्य लक्ष्मी जी ने तो बता दिया था कि उन्होंने जो है वो ट्रंप की सपोर्टर है। मुझे नहीं पता आपने किसके लिए वोट किया, किसको सपोर्ट किया, लेकिन क्या वजह है भारतवंशी जो है उनका वोट जो है किन कारणों पर जो है, किन इश्यूज पर जो है वो पड़ा? मैं दो चीज आपको कहना चाहता हूं। पहले, जैसे आपने मिसेस पेंस की बात करी, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आज की स्थिति में 5.4 मिलियन भारतीयों ने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है कि चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से कोई खड़ा हो, चाहे रिपब्लिकन से खड़ा हो, अगर उनके साथ में एक इंडियन लीडिंग पोजीशन पे नहीं है तो उनके जीतने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़े प्राइड की और अभिमान की बात है। जहां तक वोटिंग का सवाल है कि हम सारे भारतीय भारत से दूर है, लेकिन भारत हमारे दिल से दूर नहीं है। और इसी कारण से, चाहे वो अग्रवाल समाज अमेरिका रहा हो, चाहे राणा रहा हो, राजस्थान एसोसिएशन, चाहे इंडियन बिजनेस रहा हो, चाहे हमारे यहाँ के जो मेन लोग हैं, जैसे हमारी दीदी साथ में है, कॉन्फ्रेंस में है साथ में, सभी लोगों ने ट्रंप को वोट किया। उसी का कारण था कि ट्रंप साहब जीत पाए हैं। और वोट क्यों किया? क्योंकि हमारे मोदी जी की और ट्रंप साहब की मानसिकता एक जैसी है। दोनों अपने देश को, अपनी माटी को, अपने समाज को प्यार करते हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने वहां के वोटर्स को भी प्रभावित कर दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से। आप देखिए, जब भी मोदी जी यहाँ पे आते हैं, हम लोगों में आपस में लड़ाई होती है कि लॉटरी निकलती है कि हम मोदी जी को सुनने जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो हम सब लोगों के दिलों में भारत बसता है, भारतीयता बसती है। अशोक जी, ओके, भारत बसता है, भारतीय। एक छोटा सा ब्रेक और ले रहा हूं, मैं आता हूं राज्य लक्ष्मी जी। राज्य लक्ष्मी जी, आपके पास इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं सॉरी ऑफ द एयर है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। महाराज लक्ष्मी, क्या कहेंगे आप? नरेंद्र, चुनौतियां क्या हैं ट्रंप के सामने अगर वो डीप स्टेट, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति ठीक हो, सब लोग चाहते हैं कि भारत के आसपास जो आजू बाजू में जो हो रहा है वहां चीजें सही हो, कनाडा में जो कुछ हो रहा है उसको देख करके लोग चिंतित हैं, तो क्या ट्रंप की इसमें कोई भूमिका हो सकती है? मैं आपके सामने ये कहना चाहती हूं कि भारत हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी कर्मभूमि है और इसी तरह से हम चलते हैं। और कल एक्चुअली आज सुबह जब ट्रंप ने अपनी स्पीच दी तो उस क्राउड ने भी मोदी 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 कहना शुरू किया था और ये भी वीडियो वायरल हो रहा है जी। रही कमला हैरिस की बात, उस समय मैं कुछ कहना कमला हैरिस ने, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं, राजदूत साहब जी भी यहाँ पर हैं, कश्मीर के मुद्दे को लेके भारत का साथ नहीं दिया है। और इसके अलावा देखिए, ये सही है कि इस समय यूएस की इकॉनमी खराब चल रही है, बहुत ही खराब है, हर चीज़ महंगी है, पर यूएस के लोग एक बार कम खरीद रहे, आजकल चीज़ें कम खरीद रहे हैं, ट्रैवल कम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर जब बात आपके अपने बच्चों पे आती है, जिस तरह से हमारे बच्चों पर आई, आपने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था। डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था तो सारे एनआरआई इकट्ठा हो गए थे और इस कॉन्फ्रेंस को खत्म किया, खत्म ग्लोबली जो ये एक एजेंडा चला था। उसी तरह से ये जो टिम वॉल्स जो हैं, या फिर और ये जो वोक कल्चर है या डीप स्टेट का कल्चर है कि अगर बच्चे 8 साल के 10 साल के बच्चे अगर मन में ये बात लाए कि आई मीन एडोलेसेंस इज नॉट ए कंफर्टेबल सिचुएशन, और उस समय अगर बच्चे अपने स्कूल में कह दें टीचर से, काउंसलर से कि आई डोंट नो हु आई एम, मैं लड़की हूँ लड़का हूँ, तो अगर गवर्नमेंट स्टेट आपके बच्चे को लेके जाके और उसका जेंडर चेंज करा दे, उसका एलन मस्क के 2 बच्चों के साथ ये हुआ, क्यों लगता है कि एक बिलियनेयर, एक्चुअली ही इज ट्रिलियनेयर, उसको क्या पड़ी है, उसको क्या पड़ी है कि सब कुछ काम धाम छोड़ के वो कैंपेनिंग कर रहा है पेंसिल्वेनिया में कि ट्रंप आ जाए। जब आपके बच्चों पर आती है, मैं इनकी म्यूटिलिनिस्ट के बोलती हूँ, ये लोग बच्चों को इस तरह से क्यों बिगाड़ रहे हैं? ठीक है, मेरे पास समय कम है, रोकूंगा। वैभव, जल्दी से आपकी आखिरी बिंदु। मैं एक बात कहना चाहती हूँ जी, जल्दी से, बहुत जल्दी, बिल्कुल। अब जल्दी, हाँ बोलिए। भारत बीच में है, डीप स्टेट नेपाल हो गया है, डीप स्टेट पाकिस्तान हो गया है, डीप स्टेट श्रीलंका हो गया है, डीप स्टेट बांग्लादेश हो गया। ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है और ये बात ट्रंप समझते हैं, ये बात मोदी जी समझते हैं, ये बात ट्रंप समझते हैं, मोदी समझते हैं, और इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है। जी वैभव। मैं यही कहूंगा कि आप भारत वंशियों की बात कर रहे हैं तो जो रोम वंशी है, मैं उनसे कहूंगा कि वो ज़्यादा दिल छोटा ना करें, बैंकॉक की टिकट कराएं और जो बाइडन को भी लेके जाए, दोनों का आईक्यू लेवल भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो बैठ करके वहाँ बढ़िया एक दूसरे को कंसोल करें। बस इतना ही मुझे कहना था। ओके सोनल, आपकी तरफ से आखिरी वर्ड। नो सर, थैंक यू सो मच। ओके चारू।
भारत दुनिया में बढ़ती हुई एक ऐसी ताकत है जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी देश नहीं इग्नोर कर सकता, वो भी देश जो अपने आप को दुनिया का अकेला ही देश समझता है। और इसका बहुत सारा क्रेडिट हमारी करंट सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। मैं फिर से यही बात कहूँगी कि भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत स्ट्रांग हैं, अटूट हैं, लेकिन ट्रंप के फिर से प्रेसिडेंट बनने से हमारे देश के लिए भी बेहतर पॉलिसीज आएंगी। चलिए, हमारे देश के लिए भी बेहतर पॉलिसीज आएंगी, इसका उम्मीद कर रहे हैं। और इसीलिए जो है मैं फिर कह रहा हूं कि नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक सब लोग कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप सरकार के आने से लोग खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो कोई तो कारण होगा कहीं ना कहीं, और उसका सबसे बड़ा कारण मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रंप और नरेंद्र मोदी के रिश्ते, और दूसरा जिस तरह से ट्रंप भारत को लेकर के जो कुछ केयर करते हैं, भारत की जो आबादी के लिए, भारत की जो बहुसंख्यक आबादी है उसके लिए केयर करते हैं, वो एक बड़ा रीज़न है कि भारत के तमाम लोग आज ट्रंप के पीछे खड़े हैं और डीप स्टेट को डिसमेंटल करने की बात कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा रीज़न है। और क्या ये एक ऐसा कॉमन बिंदु होगा जिस पर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिलकर काम कर सकेंगे? क्योंकि डीप स्टेट, जैसा महाराज लक्ष्मी ने कहा, न्यूयॉर्क में है तो नई दिल्ली में भी है, जिसको मैं खान मार्केट गैंग भी कहता हूँ। तो चलिए, उम्मीद करेंगे, देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। दो टूक में कल आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।